हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनएससी जेएस के आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 5 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट चैप्टर से। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो वेटेज दिया जाता है वो आइडियल गैस इक्वेशन को अगर ध्यान में हम रखें तो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत होती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन गैसियस फेज, ठीक है, बोथ इज मोनोमर एंड डाइमर। अब देखो यहां पर एक नई चीज आ गई जो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, मोनोमर एंड डाइमर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द मोलिकुलर मास ऑफ ए इज 48। तो आपको पता है कि ए यहां पर किस फॉर्म में है, ए आपका मोनोमर के फॉर्म में है जिसका मोलर मास हमें कितना दे दिया, 40 में 8। ठीक, इफ एन एक्सपेरिमेंट 96 ग्राम ऑफ कंपाउंड वाज कन्फाइंड इन अ वेसल, वेसल में टोटल कितना है 96 ग्राम में कंपाउंड, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम सॉरी of volume 33.61 and heated to 546 केल्विन। यानी हमें क्या दे दिया बच्चों, ये हमें टेम्परेचर दे दिया। व्हाट इज द प्रेशर डेवलप, यानी प्रेशर हमसे पूछा है। ठीक है, इफ कंपाउंड एग्जिस्ट एज डाइमर टू एक्सटेंट ऑफ 50% बाय वेट। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसी पे हमें फोकस करके क्वेश्चन को सोल्व करना है अंडर दीज कंडीशन। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि ये मोनोमर का मतलब क्या होता है, डाइमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई एलिमेंट सिंगल प्रेजेंट है और उसके दो मॉलिक्यूल अगर आपस में कंबाइंड होकर A2 बना रहे हैं तो ये कहलाती है डाइमराइजेशन प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। लेकिन अगर n मॉलिक्यूल एक एक कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, AN बना रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, यानी ये पॉलीमराइज हो गया। तो इसी तरह से ट्राइमर अगर कहीं भी यूज हो जाए तो ट्राइमर का मतलब क्या होता है कि 3A मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, A3 बना रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, ट्राइमर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो पॉलीमर, मोनोमर, डाइमर और ट्राइमर, तो ये जो सब लिखे होते हैं ना स्टार्टिंग में, ये जो सिंगल लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मोनोमर बोलते हैं। यहाँ पे ये मोनोमर है, यहाँ ए क्या है, मोनोमर है। मोनोमर का मतलब होता है सिंगल स्पीशीज, एक तरह के सिंगल, मतलब एक तरह के बहुत सारे स्पीशीज जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो पॉलीमर बनता है। एक तरह की दो स्पीशीज अगर आपस में कंबाइंड होती है तो डाइमर बनता है, एंड सो ऑन, ट्राइमर फॉर्म होता है। तो हमें तो ये वाली रिएक्शन पे फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन ने हमें डाइमर फॉर्मेशन दिया हुआ है, पॉलीमर और ट्राइमराइजेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं। उसने बोला है कि मॉलिकुलर मास ए का 48 है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एन एन एक्सपेरिमेंट 46 ग्राम ऑफ कंपाउंड वाज कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम इतना, जिसका 50% बाय वेट हमारे को पता है कि डाइमर प्रेजेंट है। यानी अगर हम 96 का बच्चों 50% बात करेंगे तो 48 निकल के आएगा। यानी 48 ग्राम हमारे पास यहाँ पे डाइमर के फॉर्म में है और 48 ग्राम हमारे यहाँ पास यहाँ पर मोनोमर के फॉर्म में है। ये हमें क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक, अब वो बोल रहा है कि हमें प्रेशर निकालना है, तो हमें पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। बस हमें ये चीज ध्यान से यूज कर लेनी है कि यहाँ पर मोल कौन से रखेंगे, वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम क्वेश्चन ने दिया हुआ है 33.61 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, मोल हमें निकालना है, तो मोल यहाँ पर कौन सा मोल यूज होगा बच्चों, यहाँ टोटल मोल यूज होगा। टोटल मोल से मतलब क्या है, मोनोमर का मोल प्लस डाइमर का मोल। तो हम क्या करें, दोनों के मोल्स को अलग अलग निकाल लें। तो यहाँ पे जब हम मोल्स ऑफ मोनोमर निकालेंगे तो मोल्स ऑफ मोनोमर कैसे निकालेंगे बच्चों, गिवन मास ऑफ ए जो कि कितना है 48 अपॉन मोलर मास। तो अब देखो यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हमें एटॉमिक मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है, मोलिकुलर मास ऑफ ए दिया हुआ है 48, तो यहां हम 48 ही रखेंगे तो हमारे पास मोल्स आ गया इसका 1। लेकिन जब हम A2 की बात करेंगे तो गिवन मास तो 48 है, लेकिन इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो 48 इंटू 2 हो जाएगा, यानी इसके मोल कितने आ जाएंगे 1/2, यानी यहां पर इसके मोल हो गए 1/2। तो टोटल मोल जो हमें लेना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/2। आर की वैल्यू आपको होता है, अगर वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं, प्रेशर अगर हम एटीएम में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग पूरी वैल्यू रखना। आर की वैल्यू होगी 0.0821 इनटू जो टेम्परेचर है। अब देखो टेम्परेचर हमें दिया है 546 केल्विन, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 × 273 केल्विन। अब तो हमारी कैलकुलेशन है और
हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो p इंटू 33.61 इक्वल टू 3/2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप सभी को पता है, ठीक है, 22.4 होता है। 22.4 मैं सीधा लिख देता हूं इंटू 2, ये हमारा कैंसिल आउट, और इससे अगर आप देखोगे तो ये सीधा 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो प्रेशर का कितना आएगा, 2 atm आएगा। अब देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें मोनोमर, ट्राइमर, पता नहीं क्या क्या वर्ड दे दिए गए, लेकिन जब आप उन वर्ड को अगर क्लियर कर लोगे तो देखने में ये बिल्कुल सिंपल पीवी इक्वल टू एनआरटी का क्वेश्चन है। और हमें दिया हुआ है 50% बाय वेट, मतलब दोनों का 50-50 अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं गैसियस स्टेट की, जिनको आपको लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से पकड़ के सोल्व करना होता है। जैसे कि एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है ना, ग्राफिकल गैस लॉ से रिलेटेड इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है एक बार हम देख लेते हैं। हमें कुछ 4 ऑप्शन में ग्राफ से दिए हुए हैं, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, और हमें ये भी बोल दिया कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो करेक्टली चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। ठीक, हमें पता है चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, पहले उसके ऊपर बात कर ले। तो चार्ल्स लॉ बोलता है कि V इक्वल टू KT होता है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। लेकिन हमें कुछ डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जो प्लॉट कर रहे हैं तो 0.821 atm हमारा प्रेशर है और 10 मोल हमारे पास आइडियल गैस के हैं, यानी यहाँ पे मोल की वैल्यू दे दी 10 और प्रेशर कितना दे दिया, प्रेशर हमें दे दिया 0.821 atm। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे क्लियरिटी रहे कि हाँ हमें ये डाटा क्वेश्चन ने दिया हुआ है और इसको यूज करके हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम पीवी इक्वल टू एनआरटी को इस फॉर्म में लेके आए, किस फॉर्म में, v इक्वल टू एनआर अपॉन पी इंटू टी, और हम जरा इस एनआर अपॉन पी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ले ताकि हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो v इक्वल टू एन की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू आपको होता है 0.0821 आप लोग रखते हो, अपॉन p की वैल्यू 0.821 यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू टेम्परेचर है, यानी इससे इसको कट कर दो तो v इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1t, यानी v इक्वल टू टी आ गया, ये इक्वेशन आ गई। ठीक, अब अगर हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ की बात करें जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये y इक्वल टू mx की इक्वेशन तो है, ठीक है, लेकिन इस y इक्वल टू mx की इक्वेशन में जो हमारा स्लोप है वो क्या है, 1 है, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए, तब हमारा ये ग्राफ करेक्ट होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो थीटा 45 नहीं है, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब हमारे को और भी ग्राफ दिया है, हमें v बाई टी वर्सेज v दिया हुआ है, हमें v स्क्वायर बाई टी वर्सेज v दिया हुआ है, हमें log v वर्सेज log t का भी ग्राफ दिया हुआ है। तो हम इनको कैसे चेक करें, तो सबसे पहले हम जाते हैं, हमारे पास है v इक्वल टू टी, तो यहां से v बाई टी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये जो ग्राफ है ना, ये कांस्टेंट लाइन ग्राफ है जो कि कैसा निकल के आना चाहिए, ये इस तरह का निकल के आना चाहिए, किस किस के बीच में, v बाई टी वर्सेज v, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब जरा log v और log t के बीच की भी हम बात कर लेते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है v इक्वल टू टी, मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं, तो log v इक्वल टू क्या हो जाएगा, log t निकल के आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, दोनों तरफ मैंने log ले लिया, इसका मतलब log v वर्सेस log t का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये भी y इक्वल टू mx का ग्राफ होगा, जहां पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा भाई, 1 है ना, ये स्लोप 1 है, स्लोप 1 है, इसका मतलब थीटा हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो log v वर्सेस अगर मैं log t का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये कुछ कुछ y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन से पास होता हुआ, जिसमें थीटा हमारा जो स्लोप है वो कितना डिग्री आना चाहिए बच्चों, 45 डिग्री आना चाहिए। बट अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जो थीटा है वो 45 डिग्री नहीं है, इसलिए हमारा ये वाला ग्राफ भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा है हमारे पास बी ऑप्शन, इसको भी चेक कर लेते हैं। हमें v इक्वल टू टी दिया हुआ है और हमें जो ग्राफ बनाना है ये v स्क्वायर बाई टी वर्सेस v बनाना है, तो हम पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, तो v स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, बहुत ही सिंपल है, t से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो v स्क्वायर बाई टी इक्वल टू टी आ जाएगा, इसको y मान लो और इसको x मान लो, तो y इक्वल टू x, यानी स्लोप हमारा m यहाँ पे 1 हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। तो ये जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन निकल के आएगा, यही आएगा, थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, और ये हो गया v स्क्वायर बाई टी वर्सेस टी के बीच का ग्राफ। जरा इसको चेक कर लेते हैं, क्या यही ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो देखो v स्क्वायर बाई टी वर्सेस v है,
तो ये हमारे पास एक v दे दिया उसने, हमने जो बनाया वो t का ग्राफ बनाया है, तो अभी उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमने v स्क्वायर अपॉन टी वर्सेस टी का ग्राफ बनाया है। अब जरा हम क्या करें, हम इसको v स्क्वायर अपॉन टी वर्सेस v के फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं। यानी ये वाला ग्राफ उसने नहीं दिया है, हमें जो ग्राफ बोला है वो हमें बोला है v स्क्वायर बाय टी वर्सेस v के बीच का ग्राफ। यानी हम दोनों तरफ स्क्वायर ना करें, हम क्या करें, v इक्वल टू टी है, इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें, v से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू वी आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ क्या करो, इसको t से डिवाइड कर दो, तो v स्क्वायर अपॉन टी इक्वल टू वी आ गया। इसको आपको y मानना है, इसको आपको x मानना है, और ये आपका m हो गया। m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री है। तो जब आप v स्क्वायर टी अपॉन वी का भी ग्राफ बनाओगे तो इजीली y इक्वल टू mx की इक्वेशन, जहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा आता है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, जब भी आपको ग्राफ दे दिए जाएंगे, सो आप लोग अब ग्राफ में काफी कंफर्टेबल भी होंगे, तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सीधा वो ग्राफ के ऊपर पूछे, वो आपको डाटा देख के भी करेक्ट ग्राफ पूछ सकता है, वो स्लोप कंपेयर करवा सकता है, नेचर पूछ सकता है, ग्राफ देख के पीवी इक्वल टू एनआरटी के क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो कि हमें यहाँ पर ध्यान से सॉल्व करना था। अब बच्चों इसी कैटेगरी में हमारे पास एक है ना, आजकल जो आपके एग्जाम है उसमें बैरोमीटर मैनोमीटर पे काफी क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप 2023 का पेपर देखोगे तो उसमें भी हमारे पास मैनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है, ये भी आप सभी को पता है कि जब हम लिक्विड, अगर हमारा मर्क्यूरी होता है, तो उस मर्क्यूरी लिक्विड में हम अगर डाउनवर्ड मूव करते हैं तो जो हाइट है वो प्रेशर के टर्म में सीधा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये सब कैलकुलेशन आप लोगों ने कर रखा है, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे हैं। तो उसी कैटेगरी में हमारे पास एक नया क्वेश्चन है बोर्ड पे, यहाँ पे सामने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, समझ लेते हैं पहले, फिर इसको सोल्व करेंगे। कि वॉल्यूम ऑफ 190 ml ऑफ नाइट्रोजन वाज कलेक्टेड इन अ जार, यानी कितना वॉल्यूम कलेक्ट किया जा रहा है, तो हमने लिख लिया 190 ml हमारे पास नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है उसे हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन अ जार ओवर वाटर, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। अब ठीक है, ये वर्ड जो वाटर यहाँ पर लिखा है क्या मीनिंग है इसका हम समझेंगे। एट सेम टेम्परेचर, यानी मान लो ये हमारी रिवर है, ठीक है, ये आपकी नदी है और इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एयर है, और इस एयर में से हम क्या कर रहे हैं, एक सैंपल ले रहे हैं जिसमें हमारी क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, जिसका कितना वॉल्यूम ले रहे हैं हम, 190 ml ले रहे हैं, ऐसा अभी तक क्वेश्चन ने बोला है। तो हमने ये डायग्राम के फॉर्म में बना दी। ठीक, वाटर लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड द जार स्टैंडिंग एट द सेम हाइट। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड मतलब उसने जो बोला है कि यहाँ पे जार भी आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का रखा हुआ है, इसमें इनसाइड और इसके बाहर आउटसाइड जो वाटर लेवल है वो सेम है। ठीक, इफ बैरोमीटर रीड्स 740 mm ऑफ Hg, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया यहाँ पे 740 mm ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, यहां तक क्लियर है। एंड एक्वस टेंशन, अब बच्चों देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया है एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, इसी को हम एक्वस टेंशन बोलते हैं। और एक चीज याद रखना कि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन होती है उसमें हम जो ये प्रेशर रखते हैं ये हमेशा ड्राई गैस का रखते हैं। अब ड्राई गैस का प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, तो जो टोटल प्रेशर होता है उसमें से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बाद जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, और वो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में रखते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी में कभी भी हम टोटल प्रेशर नहीं रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिखने में आपको वो छोटा सा कंसेप्ट रख रहा है, लेकिन ये आप गलती मत करना। अगर कहीं पर एक्वस टेंशन दे दिया जाए, पार्शियल प्रेशर इसमें लिख देता हूं, क्या दे दिया जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर दे दिया जाए, ठीक है, तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है इसे हम टोटल प्रेशर में से सब्ट्रैक्ट करके जो हमें मिलता है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ठीक है, उसे हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में पुट करेंगे। तो हमें एक्वस टेंशन की वैल्यू दे दी गई है, कितना दे दिया गया है, तो ये हमें 20 mm ऑफ Hg दे दिया गया है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 atm प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है।
होने को तो क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी का है। कैसे करना है, पीवी इक्वल टू क्या करना है, हमें एनआरटी लगाना है। ठीक है, अब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है और हमें पता है कि इस पूरी प्रोसेस में हमारा क्या रहने वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है और मोल भी कांस्टेंट लेने वाला है। तो हम मोल फ्लो लगा सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। लेकिन P1 ये हमेशा किसका रखना है, ड्राई का रखना है, और P2 भी किसका रखना है, ये भी हमें ड्राई का रखना है। ये क्लियर, या जो कैलकुलेट होगा यहाँ से प्रेशर, वो भी ड्राई गैस का ही प्रेशर कैलकुलेट होगा। तो हमें क्लियरली दिया हुआ है कि बैरोमीटर की रीडिंग 740 mm ऑफ Hg है। इट मींस व्हाट, इसका मतलब यह है कि बैरोमीटर का जो प्रेशर है वो 740 है, लेकिन हमें जो यहाँ पे प्रेशर रखना है वो 740 माइनस 20। ठीक है, मैं क्लियरली लिख रहा हूं 740 माइनस 20 mm ऑफ Hg रखना है। अब आप बोलोगे सर आप mm ऑफ Hg में रख रहे हो, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा रहे हैं, रेशियो है, तो यहाँ पे mm ऑफ Hg हमारा क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, देखो इनिशियल 190 ml दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 190 ml वॉल्यूम रख दिया। यूनिट भी मैं लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम दोनों तरफ सेम यूनिट ही यूज करें। सॉरी, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, P2 V2 के बारे में हमें बात करनी है। तो P2 V2 क्या है, उसके लिए हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि हमसे वॉल्यूम तब पूछा है, the volume of gas at 1 atm pressure at the same temperature। 1 atm प्रेशर का मतलब कितना हुआ, तो 1 atm प्रेशर का मतलब होता है बच्चों 760 भी ड्राई गैस का प्रेशर हम मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन ने लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगेन बहुत सिंपल सा केस हो गया, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 720 आ गया इंटू 190 हो गया, डिवाइडेड हमें क्या करना है, 760 करना है। बाकी तो हमारी कैलकुलेशन है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ से वॉल्यूम निकल के आएगा। तो देखो इससे अगर हम क्या क्लियरली देखें तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है और ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आया वो आया 720 डिवाइडेड बाय 4 यानी 180 ml। तो देख लेते हैं बच्चों, क्या कोई ऑप्शन है ऐसा जो कि 180 ml को सेटिस्फाई कर रहा है, यस, तो बी ऑप्शन है। तो प्रॉब्लम अगेन बहुत सिंपल है, बट कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में कभी भी हम टोटल प्रेशर नहीं रखते, पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमेशा हम ड्राई गैस का प्रेशर रखते हैं, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगेन एक और सिंपल और अच्छी प्रॉब्लम देख लेते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके प्रीवाईक्यूज में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपसे डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अभी हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, तो हम स्टेज 1 के बेसिस पे ही प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो वहां पर हमें डायरेक्ट डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये रहा हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि इफ एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 273 केल्विन है, एंड द प्रेशर इज 0.934 atm। इतना हमें क्या दे दिया गया है, प्रेशर दे दिया गया है। एंड एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 303 केल्विन आ गया। एंड द प्रेशर इज 1 atm, यानी हमें यहाँ पे प्रेशर की भी वैल्यू भी दे दी गई, दोनों जगह पर हमें टेम्परेचर पता है और प्रेशर पता है। द रेशियो ऑफ डेंसिटीज हमसे पूछ रहा है ऑफ एयर एट द टॉप टू द बॉटम, यानी डेंसिटी एट टॉप अपॉन डेंसिटी एट बॉटम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी हमने डिराइव की हुई है गैसियस स्टेट के लिए, पीएम बाय आरटी आता है। ठीक, तो पीएम बाय आरटी हम टॉप के लिए अपॉन पीएम बाय आरटी हम बॉटम के लिए लगाएंगे। और इस पूरी प्रोसेस में गैस सेम है तो मोलर मास हमारा सेम रहना है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया, पी टोटल इंटू पी टोटल कॉन्सेप्ट है बॉटम पे इंटू मोलर मास अपॉन आर इंटू जो टेम्परेचर होगा वो भी कौन सा वाला लेना है, बॉटम वाला। तो एम बाय आर से एम बाय आर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब पी टोटल, तो पी टोटल देखो टॉप वाला जो प्रेशर है वो कितना है 0.934 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना था 273 केल्विन डिवाइडेड बाय बॉटम वाला जो प्रेशर है वो 1 atm है और जो टेम्परेचर है वो 303 केल्विन है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कुछ 1.04 के आसपास वैल्यू आएगी। तो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। लेकिन ये भी एक डिफरेंट वेराइटी है। ठीक, इस डिफरेंट वेराइटी में
हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। दो वैरायटी और मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। एक वैरायटी आएगी हमारी कौन सी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रॉब्लम रिलेटेड टू बैरोमीटर मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल पूछी जा रही है। और लास्ट वैरायटी में हम एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कनेक्टिंग कंटेनर। यानी आज 5 नहीं, हम 6 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं जल्दी से एक छोटा सा प्रॉब्लम और, जो कि हमारे सामने है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये जो सामने अरेंजमेंट दिख रहा है, ये कहलाता है मैनोमीटर। इसे हम बोलते हैं मैनोमीटर, ठीक है। ये हमारा मैनोमीटर है। यहां पर अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये दोनों तरफ जो मर्क्यूरी कॉलम है, ये मर्क्यूरी कॉलम है, उसकी हाइट का डिफरेंस बताया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहां पर एच हाइट में उसने क्या फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है। एच हाइट तक उसने क्या फिल किया है, वाटर। और उसके बाद पूरा मर्क्यूरी है। और ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, दोनों एंड आई थिंक ओपन है, ऐसा क्वेश्चन ने लिखा हुआ होना चाहिए। तो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें ये वाली हाइट 20 दे दी है, ठीक। तो यहां पर भी ये वाली हाइट कितनी होगी, 20 हो जाएगी। और यहां तक की अगर हम टोटल हाइट की बात करेंगे तो ये हमारे पास 21.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमें डायग्राम से समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन 2 डिफरेंट लिक्विड इन इट्स लिम्ब। ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही है ना, इन्हें लिम्स बोलते हैं, ठीक है। नेमली वाटर, जिसकी डेंसिटी आप सभी को पता है 1 ग्राम पर ml होती है या 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। और मर्क्यूरी की डेंसिटी भी आपको पता होती है 13.6 ग्राम पर ml होती है। तो उन्होंने ऐसा यूनिट में उसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, as shown in the figure, ठीक है। The difference of the height of mercury column in two limb of the tube is 1.5 सेंटीमीटर। यानी उसने ये क्लियरली बोल दिया कि दोनों लिम्ब में जो मर्क्यूरी कॉलम फिल है, उनकी हाइट का जो डिफरेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द लेफ्ट लिम्ब अबव द मर्क्यूरी इज एच। और ये हमें मस्ट बी नियरली कितनी होगी, ये कैलकुलेट करके बतानी है। यानी इस एच हाइट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब बच्चों इसका कंसेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको बताइए, जब आप लिक्विड में ऊपर से नीचे मूव करते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है। और लिक्विड में एक लेवल पे आप कहीं भी चले जाओ, सब जगह प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल होती है। जैसे कि हम अगर इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो एटमॉस्फेयर में ओपन है। तो यहां पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो इसे मैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिख सकता हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही होता है सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के टर्म में। अब ये जो लिक्विड है ना बच्चों, ये लिक्विड मर्क्यूरी है। और इस लिक्विड में हम कितना हाइट नीचे मूव किए हैं, 1.5 सेंटीमीटर नीचे मूव किए हैं। तो जब आप किसी लिक्विड में अगर 1.5 सेंटीमीटर नीचे मूव करोगे तो वो 1.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 77.5 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। 77.5 सेंटीमीटर ऑफ Hg यहां पर प्रेशर होगा। ये याद रखना, दोबारा समझ लो। लेट से ये कोई लिक्विड है, ठीक है। कौन सा लिक्विड है, ये मर्क्यूरी है। और इस मर्क्यूरी में लेट से आप 10 सेंटीमीटर हाइट नीचे मूव कर रहे हो। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो यहाँ जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। तो अगर आप 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के टर्म में नीचे मूव करोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर निकल के आएगा वो 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg निकल के आता है। ये क्लियर है सभी को, ठीक। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रेशर मिल गया। ये जो प्रेशर है ना लिक्विड में, एक हॉरिजॉन्टल हाइट पे आप कहीं भी जाओ, दोबारा बोल रहा हूं, किसी लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे हर जगह पर प्रेशर इक्वल होता है। यानी यहां पर भी प्रेशर क्या होगा, 77.5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। क्लियर। और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो 76 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ओपन है। क्लियर। तो ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस किसके इक्वल आया, 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल आया कि नहीं आया। देखो यहाँ 76 है, यानी अगर हम मर्क्यूरी के टर्म में बात करें, हम मान लें कि ये जो वाटर कॉलम है, अभी अभी आप मान लो कि ये मर्क्यूरी है, दिस इज योर मर्क्यूरी। तो ये जो डिफरेंस आएगा मर्क्यूरी के टर्म में वो तो 1.5 सेंटीमीटर का आएगा। लेकिन हमें ये हाइट बतानी है इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
हम लिखेंगे ρ1H1G इक्वल टू ρ2H2G, प्रेशर इक्वल कर देते हैं दोनों का, ठीक है। तो हमें पता है कि मर्क्यूरी के टर्म में ये जो हाइट है ना ये 1.5 है, मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है ना वो 13.6 है, जी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 1 होता है, हमें वाटर की हाइट h निकालनी है, तो हमारे पास h जो निकल के आएगा वो 13.6 इंटू 1.5 के इक्वल निकल के आएगा, यानी 3/2 इंटू 13.6, ये हमारा आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 20.4, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है, हम वाटर के टर्म्स में डायरेक्टली हाइट को ऐड नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हाइट तो आप उस हाइट को मर्क्यूरी के टर्म में लाओ, नीचे मूव करने पर आप ऐड करोगे, ऊपर मूव करने पर लिक्विड में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको वो हाइट इन टर्म्स ऑफ किसी अदर लिक्विड पर पूछी है तो उस लिक्विड की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उस लिक्विड की डेंसिटी आप वहां पुट करो और उसके टर्म्स में उस हाइट को कैलकुलेट करो, ठीक है बच्चों। तो ये 5 बेसिक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि स्टेज 1 के ध्यान में रखते हुए हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप ध्यान से सोल्व करें, और इसमें और भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर है तो इसमें हमारा कनेक्टिंग कंटेनर का प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। स्पेशली जो आपके लॉज हैं, लॉज पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉज के सारे भी कंसेप्ट और जितने भी ग्राफ्स हैं वो आप क्लियरली कर जाना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि बार बार डाउट्स आ रहा है कि सर लॉस के ऊपर कोई वीडियो लेके आओ, तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अपना ओलंपियाड वाला चैनल है उस पर अगर आप जाओगे, ओलंपियाड बेस कैम्प करके एक टॉपिक है, ठीक है, एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने लॉस के ऊपर एक वीडियो जरूर बना रखा है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। और भी कुछ अगर आपके डाउट्स हैं कि सर आपको इस तरह के क्वेश्चंस और हमें प्रैक्टिस करवा दो या हमारे को ये टॉपिक और डिस्कस करवा दो, तो हम डेफिनेटली उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नए वीडियो नए चैप्टर नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।